बिगिनर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा क्योंकि उनको ये सारे डाउट्स आते रहते हैं, उनको ये डर लगते रहता है, बट वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है आइसोलेशन में प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और जो आपके साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे आपके दोस्त भी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं खुद ही, तो उनको खुद ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती हैं। यहाँ पे मैं एक डाउट ले रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इनका कहना है कि ये 10 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस कम है क्योंकि इनका स्कोर है 130 PYQ वाले मॉक्स में। ठीक है, और इनको लगता है कि ये जो 1 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं जो ऑलरेडी 150 प्लस स्कोर कर रहे हैं, इनको कैसे बीट करेंगे। देखो, यहाँ पे वही होता है कि आपके फंडे हिले हुए हैं। मैंने हमेशा सेफ स्कोर वाली वीडियोस में, स्ट्रैटेजी वीडियोस में, अलग अलग जगहों पर मैंने आपको कुछ फंडे सिखाए हैं, आप उन पर स्टिक करो। देखो भाई, आपको इनसे कॉम्पीट नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मीनिंगलेस हैं, यूजलेस हैं, आपको ये सारी चीज़ें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम जो है ना, आप लोग इस चीज़ को समझते नहीं हो, इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले पाते हो, सीरियसली नहीं लेते हो। ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम है नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस का। ठीक, ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। केवल नॉलेज रहने पर भी आप क्रैक नहीं कर सकते और सिर्फ कॉन्फिडेंस से भी नहीं क्रैक कर सकते। आपको इस पे फोकस नहीं करना है, आपको पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है कि अभी एग्ज़ाम में डिले होने की वजह से अप्रोक्सीमेटली 3 महीने का समय आपके पास हाथ में है। इन 3 महीनों में आप स्कोर बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते हो? ऑनेस्ट आंसर है यस, बिल्कुल बढ़ा सकते हो अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करते हो तो। दूसरी चीज़ ये है, आपको फोकस इस पे करना ही नहीं है कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। मैंने हज़ारों बार बताया है कि आपको परसेंटाइल के ऊपर फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन द परसेंटाइल। इफ़ यू आर अ हिंदी नॉन हिंदी स्पीकर, आई विल ऐड सबटाइटल्स टू दिस वीडियो। तो आपको परसेंटाइल पे फोकस करना है, आपको इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना। आपके हाथ में 3 महीने हैं, आप बहुत आगे जा सकते हो। कोई बंदा कितना ला रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता, 200 तो नहीं ला रहा है, यानी 150 के ऊपर आप भी ला सकते हो ना, अगर आप चाहो तो, अगर आप मेहनत करो तो। ठीक है, आपको लगता है कि यार ये 10,000 15,000 वैकेंसी आ रही है तो उसके लिए 3,000 30,000 लोग हैं ऑलरेडी, उनके लिए सिलेक्टेड है। यार सबसे पहली बात तो कि टीयर 1 के अंदर अगर 15,000 वैकेंसी भी हम मानते हैं तो टीयर 1 में 15,000 लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। 15,000 में आप कम से कम 10 का मल्टीप्लाई करो, इतने लोग सेलेक्ट होंगे टीयर 1 में। एक बार जब आप टीयर 1 क्वालिफाई करते हो तो आपको 2 से 3 महीने फिर एक्स्ट्रा मिलेंगे टीयर 2 के प्रिपरेशन के लिए। और ठीक है, तो सोचना थोड़ा अलग डायरेक्शन में शुरू करो। इतना निगेटिव कैसे सोच लेते हो? मैं तो इसमें लगता है कि यार इसमें महारत कैसे हासिल हो गई इतना निगेटिव सोचने के अंदर। इतना निगेटिव मत सोचो। ठीक है, जो पॉजिटिव चीजें अपने हाथ में उनको उनके ऊपर फोकस करो और अपने काम पे फोकस करो। वर्क जो आपके हाथ में, वर्क पे फोकस करो, रिजल्ट पे फोकस मत करो। बहुत से बहुत परसेंटाइल पे फोकस करो बस। लैकिंग एंड नेग्लेक्टिंग रिविजन्स, अब इसका क्या उपाय बताऊं मैं? ठीक है, मैंने हजारों बार बताया है रिविजन कैसे करना है। आप जब मॉक टेस्ट देते हो, आप बोल रहे हो आपके 130 का स्कोर आता है, तो जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाए हैं, नॉट सॉल्व वाले क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चंस को बनाने का तरीका समझो। नॉट सॉल्व वाले का भी अगर चलो सब नहीं समझ सकते हो तो एटलीस्ट जिन क्वेश्चंस को आपने रॉन्ग किया है उसको देन एंड देयर रिवाइज करो। आप 2 मॉक टेस्ट के बीच में 3 से 5 दिन का गैप रखो, 3 से 5 दिन लग के टिक के मेहनत करो, अपने आप रिवीजन हो जाएगा। इसी बीच आपको रिवीजन हो जाएगा, मॉक टेस्ट के थ्रू ही आपका रिवीजन हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सेल्फ डाउट आ रहा है, नेचुरली आई डोंट हैव हार्ड वर्किंग नेचर। अरे भाई, ये सारे एक्सक्यूजेज है। ठीक है, दीज आर जस्ट लेजी एक्सक्यूजेज। आई डोंट हैव हार्ड वर्किंग नेचर, मैंने चाइल्डहुड से मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता था, ये वो। अरे भाई, हर चीज आप डेवलप कर सकते हो, फिर तो प्रिपरेशन ही मत करो, कोई बिजनेस वगैरह कर लो यार, कोई छोटा मोटा जॉब कर लो। आपको डेवलप करनी पड़ेंगी ना चीजें। हार्ड वर्क नहीं कर सकते ये बोल करके बैठने से नहीं होगा। हार्ड वर्क आप धीरे धीरे करते करते ही आता है। ठीक है, मैंने अच्छे अच्छे लेजी लोगों को देखा है कि सिर्फ एग्जाम के प्रिपरेशन में उन्होंने इतना एफर्ट डाल दिया था आखिरी समय तक कि उनको खुद को भरोसा नहीं होता है। तो ये सारे अपने आप को झूठ बोलना बंद करो। अगर अपने आप से कुछ बोलना है तो आप बोलो कि मैं डेवलप कर लूंगा यार, हार्ड वर्किंग नेचर है, मैं डेवलप कर लूंगा, मैं पढ़ाई कर लूंगा, सब हो जाएगा मेरे से ही। ठीक है, निगेटिव बातें बार बार अपने आप को रिपीट मत करो। अपने आप को कभी एक्सेप्ट मत करो कि आप एक फेलियर हो, आप एक लूजर हो। ये सारी चीजें एक्सेप्ट मत करो, ये सारी चीजें अपने आसपास आने भी मत दो। एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। आपके पास कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज हैं, आप उनको एक्सप्लॉइट करो। ठीक है, चाइल्डहुड से क्या था नहीं था, आपका चाइल्डहुड हो सकता है अनफॉर्चुनेट रहा होगा, उसके अंदर आपको कुछ रिसोर्सेस नहीं मिले होंगे, लेकिन अभी आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, उनको एक्सप्लॉइट करो, यूज करो। ठीक है, नॉट टेकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज डू और डाई सिचुएशन। क्यों लेना है भाई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इस वर्ड को लाने की क्या जरूरत है? डाई सिचुएशन, ये क्यों करना है आपको? जिनके पास है सिचुएशन, जिनको इतना डेस्परेशन है, वो खुद ही इस सिचुएशन को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन आपको इतना ज्यादा इस एग्जाम का हवा मत बनाओ। ठीक है, कि डू और डाई एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ऐसे ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास, मैं सबको यही बोलता हूँ, सबको ये एडवाइस करता हूँ, अगर आपके पास पैसे कमाने के दूसरे तरीके हैं, दूसरे लीगल तरीके आपके हैं, तो प्लीज वही करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो ही मत इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन अगर देने की जरूरत है, आराम से दो। डू डाई सिचुएशन, ये सारा इतना हवा मत बनाओ। ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा। इससे डू और डाई सिचुएशन क्रिएट कर लोगे ना, तो ये अलग तरीके का आपको एंजाइटी देगा।
ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एंग्जाइटी देगा, इससे कोई फायदा होता नहीं है डू और डाई बना लेने से। तो ये सब मत करो, डू और डाई बनाने की जरूरत भी नहीं है, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो आपके लिए एग्जाम, इसको डू और डाई ये सब इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ माइंडसेट से ऐसी चीजें करने से आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। एग्जैक्ट आपको बस एक्स्ट्रा एंग्जाइटी आएगी, ये सब मत करो। और हाँ, एक चीज और करो भाई, आपका ये सारा चीज देखकर मुझे एक चीज आपका सिम्टम लग रहा है, प्लीज मेरे दोस्त इंस्टाग्राम चलाना बंद करो, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसे ही लोग कर सकते हैं जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। इंस्टाग्राम यूज करना आप ज्यादा नहीं, मेरी बात मानो, बड़े भाई का बात मानो, 10 डेज के लिए इंस्टाग्राम बंद कर दो, एकदम बंद कर दो, 100% बंद कर दो, डिटॉक्स करो अपने आप को। 10 दिन के बाद इसमें से आधे प्रॉब्लम आपके अपने आप खत्म हो जाएंगे, ये बात मान कर देखो। जिनके साथ ये सारी समस्याएं हो रही है ना, सोशल मीडिया आपको बहुत ज्यादा निगेटिव, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड बना रहा है, आपको समझ नहीं आता ये सारी बातें। तो आप 10 डेज के लिए बस यूज मत करो, इंस्टाग्राम मत देखो, यूट्यूब शॉर्ट्स मत देखो, कोशिश करो अपने ऊपर से कंट्रोल लाओ, ये आधे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आधे प्रॉब्लम जो है आपके मेड अप है, दिमाग में बनाई हुए प्रॉब्लम से। ठीक, चलो अगला है, इन्होंने हमारा जीके जीनियस का बैच लिया है, थैंक यू वेरी मच। और इनको पूछना है कि जीके कैसे क्विकली कर सकते हैं, रिवीजन कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, और नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। देखो नोट्स आप बनाओ, ठीक है, आई विल स्ट्रांगली एडवाइज यू कि नोट्स आप बनाओ, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे देन आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो पढ़ाई में, आप उस लेक्चर को एक्टिवली सुनते हो, एक्टिवली समझते हो, और तब नोट मेकिंग होता है। तो प्लीज आप नोट्स बनाओ, नोट्स को जितना हो सके शॉर्ट रखो, ठीक है, क्योंकि हमने पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं हमारे ऐप के अंदर, बट आप नोट्स जरूर बनाओ, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और मैं आपको एक ऑर्डर सजेस्ट करता हूँ, जो लोग भी जीके जीनियस बैच में हैं, आप पॉलिटी से स्टार्ट करना, ठीक है। नंबर 1 पे पॉलिटी रखना, नंबर 2 पे रखना मॉडर्न हिस्ट्री, फिर नंबर 3 पे आप यहाँ पर आएगा आपका साइंस, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों के तीनों। उसके बाद आएगा नंबर 4 के अंदर आपके ज्योग्राफी, फिर नंबर 5 में आप इकोनॉमी ले लेना, बचता है नंबर 6, नंबर 6 में आपके एंशियंट एंड मिडिएवल रहेगा, उसके बाद आपका स्टैटिक वाला पोर्शन जो रहेगा वो कर लेना, ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, हाँ ठीक है। चलो, तो इस ऑर्डर को फॉलो करना, इस ऑर्डर से आप बहुत ही एफिशिएंट तरीके से गेन ले सकते हो। स्टैटिक वाला जो पोर्शन है अभी ऑन गोइंग है, ठीक है, ये ऑन गोइंग है, और इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा कम होता है, इसलिए मैं इसको लास्ट में करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। नोट्स आपको बिल्कुल बनाना चाहिए, थोड़ा फास्ट करके आप भले लेक्चर को देख लो, ठीक है, 1.5 गुना रफ्तार पे देख लेना, 1.5x पे, रिकॉर्डेड लेक्चर ही है, ठीक है। तो अगर ऐसे करोगे तो सही रहेगा। और रिवीजन की जहां तक बात है, तो आपने जैसे पॉलिटी कंप्लीट किया, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया, आप साइंस में चल रहे हो, अब दोबारा से पॉलिटी को आकर रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। एक एक बार इसके नोट्स देख लेना, आपने जो नोट्स बनाए होंगे उसको देख लेना, अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो ऐप में जो नोट्स अवेलेबल है उसको सरसरी निगाहों से रीडिंग करने की आदत लगाना, और धीरे धीरे जब आपके ज्यादा चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं तो वापस आके सारे चैप्टर्स को अब रट्टा लगाने की भी कोशिश करना, मेमोराइजेशन की भी शुरुआत करना, क्योंकि जीके में बहुत सारा मेमोराइजेशन लगता है, ठीक है। अगला डाउट क्या है, जीएस के कोर टॉपिक्स जो हैं जैसे साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, 10 नहीं आ रहे हैं, वैसे 10 से 12 आ रहे होंगे, पर चलो हम मानते हैं 10 ही आ रहे हैं, वो मैं कर लेती हूँ। 5 से 6 स्टैटिक जीके के आते हैं, ठीक है, 5 से 6 नहीं आते हैं, ये भी गलत है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो पता नहीं चलता कि कहाँ से पढ़ें और उससे रिलेवेंट है भी या नहीं है, कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, पीवाईक्यू पेपर्स की आप बात कर रहे हो, देखो 10 से 12 क्वेश्चन आपके जो कोर टॉपिक्स हैं उनसे आ गए, ठीक है। 5 से 6 नहीं आते आपके, 5 से 8 क्वेश्चन आपके होते हैं स्टैटिक जीके के, स्टैटिक जीके या स्टैटिक कोर नॉलेज के ऊपर होता है, और बाकी जो रेस्ट क्वेश्चंस होते हैं ये करंट अफेयर होते हैं नाम मात्र का, बट ये करंट अफेयर होता नहीं है, एक्चुअल में ये कंटेम्प्रेरी अफेयर होता है। कभी आपसे 2021 का करंट अफेयर पूछेगा, कभी 2020 का पूछेगा, कभी पूछेगा कि आपसे 2015 में एक ये आया था उसके बारे में कुछ पूछ दिया जाएगा, तो ये भी सारी चीजें करंट अफेयर के अंदर आ जाती हैं। ये बहुत डिफिकल्ट टू टैकल हो गया था अभी तक, जब तक टीसीएस का पैटर्न चल रहा था, अभी जब आगे चेंज होगा तब हम देखेंगे। आपसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना, वहां से आपको पैटर्न का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। रही बात कोर पे ही सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है, क्योंकि सबसे डिपेंडेबल सेक्शन यही है। स्टैटिक का जो सिलेबस है वो काफी फैला हुआ है, ठीक है, काफी वाइड है इसका सिलेबस, क्योंकि बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, हमें प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखकर ही इसको पढ़ना होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि कहीं से किसी भी कोर्स से, इसके लिए मैं कोर्स सजेस्ट करता हूं आपको, ठीक है। आप हमारे कोर्स में है तो वेल एंड गुड है, वरना यूट्यूब पे भी आपको कुछ कोर्सेस मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। कोर्स से पहले जो कोर्स में चीजें हैं उनको आप फिनिश कर लेंगे, ठीक है, उनको आप अच्छे से फिनिश करो, मेमोराइज करो, और उसके बाद जितने ज्यादा हो सके पीवाईक्यूज को आप करते रहो, ठीक है। पीवाईक्यूज की सॉल्विंग करते रहो, तभी आप इन एक्स्ट्रा सेक्शंस को टैकल कर सकते हो, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो कॉमन सेंस वाले भी होते हैं, वो आपको किसी
कोर्स में नहीं पढ़ा जाएगा, किसी बुक में नहीं पढ़ा जाएगा। कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस भी इसके अंदर रहते हैं और थोड़ा सा आप एलिमिनेशन टेक्निक्स को सीखो। वैसे एलिमिनेशन का रोल बहुत एक्सट्रीम ज्यादा तो नहीं होता, बट आप एलिमिनेशन टेक्निक्स को सीखो। इसके ऊपर मैं भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अदरवाइज आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगला डाउट क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है गिविंग मॉक्स। अच्छा, मॉक देने का फियर है इनको, हर मॉक देने के बाद बहुत बुरा लगता है, डिसहार्टेंड लगता है इनफ नहीं है। अरे यार देखो, सबसे पहले बात करेंगे कंसिस्टेंसी। जो आप लोग बोलते हो, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। इसका प्रॉब्लम होता है इसलिए है ना, क्योंकि आप अनरियलिस्टिक टारगेट्स अपने आप सामने सेट करते हो। अनरियलिस्टिक एंड अनइमेजिनेबल टारगेट्स। आप यहाँ पर सीधे सीधे बोलते हो कि मुझे बनना है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो ये अनरियलिस्टिक हो गया भाई, क्योंकि अभी तो आपकी तैयारी ही नहीं है, आपके तो नंबर नहीं आ रहे, तो कहाँ से बनोगे। तो इसके वजह से आपको आता है प्रेशर, आपके ऊपर डर का साया आने लगता है। तो ये सारी चीजें आप ना करें। आप अपने आप को सीमित करें कि मैं या तो डेली टारगेट्स ही रखूंगा अपने लिए, या फिर मैं आपके वीकली टारगेट्स रखूंगा, और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इन टारगेट्स पर होना चाहिए। 5 महीने बाद मैं एक इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, 3 महीने बाद मेरा एग्जाम है, मेंस है, प्री है, ये सारी चीजें आप छोड़ दो, इसको इमेजिन मत करो। आप रखो कि भाई मुझे फोकस रखना है अपने डेली टारगेट्स पर या फिर वीकली टारगेट्स पर, और इसे मैं बनाऊंगा अपने औकात के हिसाब से। अगर आपका औकात है, अगर आपकी क्षमता है कि आप दिन के 5 घंटे ही पढ़ सकते हो, ठीक है, ये आपकी क्षमता है, और अगर आप टारगेट सेट कर रहे हो 10 घंटे वाले, ठीक है, तो कहां से कंसिस्टेंट रह पाओगे, डेली आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए अगर आपकी क्षमता 5 घंटे की है तो आप अपने टारगेट 6 घंटे के रखो, ताकि थोड़ा सा अपने आप को पुश भी करना होता है। अब आप बोलोगे 6 घंटे पढ़ के एग्जाम कहां से क्रैक होता है, बिल्कुल क्रैक होता है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे टारगेट्स रखो, एफिशिएंसी के साथ पढ़ो, बिल्कुल हो जाएगा, इतने में भी हो जाएगा, ठीक है। बस कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। अपने आप को ये मत बोलो यहां से धीरे धीरे करके इसको बढ़ाओ, 5 से 6 करो, 6 से 7 करो, 7 से 8 करो, 8 रेगुलर पढ़ने लगो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है, ठीक है। अपने आप को अननेसेसरली प्रेशर मत करो कि मुझे 12 घंटे पढ़ने, 14 घंटे पढ़ने, ये करना है, वो करना है, मुझे डायरेक्ट अभी मेरे मान लो आपके मॉक में 120 मार्क्स आ रहे हैं, आपने टारगेट रखा कि अगले मॉक में 160 लाऊंगा, कैसे हो पाएगा, हो ही नहीं सकता, ठीक है, बहुत ही इम्पॉसिबल वाली बात है ना। तो ये सब मत करो, अपने आप को अनरियलिस्टिक टारगेट देना बंद करो, कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। मॉक देने में डर लगता है तो मत दो, सिंपल सी सॉल्यूशन है ना। मॉक देने में डर लगता है, मत दो। मॉक के बीच में जो गैप है उसको बढ़ा दो, 5 दिन के बजाय 7 दिन का मॉक के बीच में टारगेट रखो। यानी पहला मॉक 1 दिया, 7 दिन तक जी तोड़ मेहनत करो कि मॉक 1 में जो भी खामियां आई, और आपके पास ये प्रॉब्लम ये भी होती है ना, आप डिसहार्टेंड इसलिए फील करते हो क्योंकि आपने मॉक टेस्ट दिया, आप सीधा जाते हो रैंक 1 का कितना मार्क्स है। अरे भाई, रैंक 1 ने चीटिंग करके अपने नंबर लाए हैं। रैंक 1 जो हो सकता है उसने बगल में अपने दोस्त से गूगल खुलवा कर रखा होगा और सारे क्वेश्चन उसने वहां से अटेम्प्ट किए होंगे। आप देख के देखो ना, हमेशा रैंक 1 के 200 नंबर होते हैं, 200 नंबर हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसको देखने की कोई जरूरत नहीं। आप देखो कि मॉक 1 में आपके परसेंटाइल कितना बने, मान लो आपके 73 परसेंटाइल था, ठीक है। आप अपना टारगेट ऐसा रखो कि भाई मैं 7 दिन जो भी चीजें मेरे कमी रही, जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बने, उनको मैं सीखूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा 7 दिन तक, और अगली बार अगर आपके मान लो 75 परसेंटाइल भी आता है तो आप अपने आप से कंपीट करो। आप ये देखो कि भाई 2 परसेंटाइल का मैंने गेन लिया है, ठीक है, इसको सेलिब्रेट करो कि 2 परसेंटाइल का गेन लिया है। हो सकता है आपने 0.5 परसेंटाइल का गेन लिया, हो सकता है आपने 3 का लिया हो सकता है 1 का लिया हो, इसको सेलिब्रेट करो। ये मत देखो टॉपर के इतने नंबर आ रहे हैं, रैंक 10 वाले का इतना नंबर आ रहा है, 195 आ रहा है, ये सारी चीजें देखने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम होता है। अभी दूसरों से कंपीट करने का समय नहीं है, अपने आप से कंपीट करो। धीरे धीरे करते करते जब 90 परसेंटाइल क्रॉस करने लग जाओगे, अपने आप सेल्फ बिलीफ आ जाएगा, ठीक है, डिसहार्टेंड फील नहीं होने लगेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये सब, ठीक है। अगला जो डाउट क्या है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है, आप इसको देख लीजिएगा। एंशियसनेस और स्ट्रेस होता है हर वक्त। यार सबसे पहले तो स्लीप अच्छे से कम 6 to 8 आवर्स की रात में स्लीप लेना शुरू करो, एंशियसनेस, स्ट्रेस ये सब नहीं होगा। इंस्टाग्राम देखना बंद करो, ठीक है, बंद करो या एटलीस्ट कम करो मेरे दोस्त। इंस्टाग्राम में हमेशा देखते जा रहे हो यार, सारे लोगों की दुनिया बहुत खुश है, इसके अंदर आजकल डार्क मीम, डैंक मीम्स के नाम पर बहुत सारा डिप्रेसिंग कंटेंट परोसा जाता है। आप बार बार डिप्रेसिंग कंटेंट कंज्यूम करते रहते हो तो परेशानी हो जाती है। यहीं पे आपको दिख रहा है भाई कि इंडिया पाकिस्तान में एकदम न्यूक्लियर वॉर ही हो जाएगा, ऐसा बहुत लोगों को इसका भी डर सता रहा है। अरे भाई, जिनको करना है उनको करने दो, ठीक है। इसको झेलने के लिए, इसको संभालने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसको लड़ने के लिए बहुत केपेबल लोग अपनी जगह पे हैं। ये आपका ड्यूटी नहीं है कि आप न्यूक्लियर वॉर की प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ये सारी चीजें मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप नींद को थोड़ा तवज्जो दो। बहुत ज्यादा नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो एंशियसनेस होगा, थोड़ा स्ट्रेस होगा, ठीक है। हो सके एक्सरसाइज करो या वॉक किया करो, ठीक है, वॉक किया करो। ये वॉकिंग बहुत अंडररेटेड चीज है। आधा घंटा 30 मिनट्स डेली वॉक करने लगो,
बहुत सारी परेशानियां कम हो जाएंगी लाइफ में, ठीक है। मॉक की जो स्कोर है 120 से 130 में स्टक हो गया। अगर आप पीवाईक्यू मॉक्स की बात कर रहे हो मेरे दोस्त, तो यहाँ पर आपको और पढ़ाई करने की जरूरत है। साफ सीधी बात है, अभी मॉक देना कम करो, मॉक की फ्रीक्वेंसी अभी कम करो, अभी थोड़ी और पढ़ाई करने की जरूरत है आपको, ठीक है। रिवाइज नहीं कर पा रहे भाई, मॉक में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं देन एंड देयर उनको रिवाइज करो, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको उनके कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो, आराम से रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के लिए अलग से कोई शेड्यूल, कोई अलग दिन बनाने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट दिया, वहीं पे रिवीजन किया, काम खत्म करो वहीं पे, ठीक है। अच्छा, इनका कमेंट बार बार आते रहता है रिवीजन वगैरह का वीडियो बनाने के लिए। भाई अभी रिवीजन का वीडियो नहीं बनेगा अभी, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगा डेड। अभी एग्जाम में काफी समय है, तो ये वीडियो अभी नहीं आएगा, एग्जाम के समय में आएगा, ठीक है, एग्जाम के पास में। फिर ये इनका डाउट है, लंबा चौड़ा डाउट है। बेसिकली इनका समरी ये है कि एग्जाम पैटर्न वगैरह चेंज हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, एग्जाम जो है लक बेस्ड बन गया है। भाई लक बेस्ड बन गया, ये आपको डे 1 से पता था। प्रॉब्लम है लक बेस्ड से, तो तैयारी मत करो, एज सिंपल एज दैट। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। एग्जाम लक बेस्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनको भी प्रॉब्लम है, जिनको लगता है कि वो लक को अपने मेहनत से नहीं ओवरकम कर सकते हैं, वो प्लीज इस एग्जाम की तैयारी ना करें। आपको लगता है एग्जाम कोई दूसरा है जिसमें लक की उतना रोल नहीं है, आप प्लीज वहां जाएं, ठीक है। वेंडर चेंज हो रहा है, वेंडर भी उसको दे रहे हैं जो एग्जाम लीक कराने के लिए फेमस है। देखो भाई, अगर वेंडर चेंज हो रहा है, आपके लिए नहीं हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, तो प्रोटेस्ट भी होगा। अगर इस तरीके का कोई घटिया वेंडर आता है, उसके लिए प्रोटेस्ट होगा, उन चीजों को मैनेज भी किया जाएगा। मेरा मुद्दा यह है कि क्या आपकी तैयारी हो गई है। पिछले साल भी वेंडर चेंज का शुरू हुआ था, इस बार ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो गया कि चेंज होगा। बट मैं आपसे एक बात बोलता हूं, अगर मान लो सभी टीचर्स मिलकर के प्रेशर डालते हैं एसएससी के ऊपर और जो कैंसिल करके वापस से टीसीएस को दे दिया जाता है, ठीक है, उस वेंडर को कैंसिल किया जाता है, टीसीएस को दे दिया जाता है, तो क्या आपके प्री में 150 प्लस लाने की तैयारी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपकी तैयारी है 150 प्लस लाने की? अगर नहीं है तो पहले इसको करो, उसके बाद इसकी चिंता करना, ठीक है। पहले 150 प्लस लाने की तैयारी करो, तो पहले आप अपने काम पे फोकस करो, जो आपका काम है उसको करो। बाकी ये सारी चीजें हैं, ये टीचर्स हैं, कम्युनिटी है, वो अपने हिसाब से देख लेगी, ठीक है। तो उसके लिए चिंता मत करो, एग्जाम फेयरली होगा नहीं होगा अभी से बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन करके आप सिर्फ लेजी बन रहे हो, आप प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो। प्रोकेस्टिनेट करना बंद करो। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, फिर इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन ऑफिशियल अभी तक कोई नहीं आया है, सिर्फ टीचर के इंटरनल सोर्स हैं, ठीक है। मैंने आरटीआई लगाई है, अभी तक आरटीआई का रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने कि एडिक्विटी को मिला है या नहीं मिला है, तो हो सकता है कि कैंसिल भी कर दिया जाए, इसलिए अभी अपने पास कोई श्योरिटी नहीं है। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो जब प्रोटेस्ट हो तो प्रोटेस्ट में भाग ले सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करने से किसी चीज का सॉल्यूशन कभी नहीं हुआ था, ना कभी होगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम ऑलरेडी डील है, हाउ टू रिवाइज ऑलरेडी डील है। भाई मॉक टेस्ट का यूज करो, प्रीवियसली रिवाइज पार्ट को आप भूल जाते हो तो बार बार रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा ना, एक बार करने से नहीं होगा ना। खासकर अगर जीके की बात हो रही है तो आपको 10 से 20 बार रिवाइज करना पड़ेगा ना, तभी तो होगा ना। और जीके की रिविजन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या है? पीवाईक्यूज को बार बार प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे दिमाग में चीजें आने लगेंगी, ठीक। अच्छा, से यही वापस आ गए, ठीक है। दूसरा इशू है आपका एडवांस मैथ। भाई एडवांस कुछ नहीं होता, क्लास 10th का मैथ्स है, इसको ज्यादा एडवांस बोल करके बेइज्जती ना करो। असली एडवांस हमने पढ़ा है अपनी बीटेक में, ठीक है। एडवांस मैथ्स मेरा वीक है, ठीक है, तो इसके ऊपर मेहनत करो, जहां से पढ़ रहे हो उसको दोबारा पढ़ो। वेंडर और पैटर्न चेंज होने वाला है। पैटर्न चेंज होने वाला है, किसने बोल दिया भाई? हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाए, इसकी गारंटी अभी नहीं आई है। तो लगता है कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स और अर्थमेटिक मैथ्स मैं कर लूंगा बोल रहे हो भाई, कर लूंगा बोल रहे हो, पास फ्यूचर टेंस में क्यों बात करो? कर लिया है मैंने, ये बोलो, कर तो लो पहले दूसरे सब्जेक्ट्स को। बट एडवांस मैथ्स में पता नहीं क्या पूछ लें। अरे भाई क्या ही पूछ लेंगे, एडवांस मैथ्स का इतना हुआ बन। अरे भाई एडवांस मैथ्स में है क्या? मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, यही सब है ना। इसको बताओ यार आईआईटी वालों, अगर कोई है तो, इनको ये लोग एडवांस मैथ्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या है? लिमिटेड नंबर ऑफ थ्योरम्स है, लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूले हैं, बस। अब आप बोलोगे सर ये लिमिटेड का नंबर तो बहुत बड़ा है, 1000, 2000, 5000, अरे जितना भी है भाई लिमिटेड है ना। इसके अंदर ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अर्थमेटिक में क्या है? ऐसे घुमा के सवाल आपके ऊपर दागे जाएंगे ना कि आपका दिमाग हिल जाएगा। बट इसके अंदर क्या है? कुछ लिमिटेड फॉर्मूले और थ्योरम ही है, वही थ्योरम्स और वही फॉर्मूले आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिस कर रखी है तो कोई समस्या नहीं होगी आपको, जहां से पूछना है पूछ ले, ठीक है। अनलिमिटेड फॉर्मूला एंड पैटर्न, अब भाई अनलिमिटेड नहीं है, ये अन को हटाओ, लिमिटेड है। लिमिटेड फॉर्मूला एंड पैटर्न बन सकते हैं। कैट लेवल के और हाई लेवल के भी। अरे कैट लेवल के क्या लेवल होता है भाई कैट का? दिए नहीं हो क्या? टेंशन ना लो इस सब का, कैट वैट से मत डरो। असली लेवल जानते हो किसका होता है? IIT का होता है। अगर ये वाले लेवल आने लग गए ना तब समझ में आएगा, लेकिन समझ में सिर्फ आपको नहीं आएगा, बाकियों को भी आएगा, तो उसके चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है। एडवांस मैथ्स मुझे अनलिमिटेड लगता है, मैं क्या करूं? आपको जो अनलिमिटेड लगता है आप क्या करो, आप जाग जाओ, ठीक है। वेक अप माय फ्रेंड, जाग जाओ। अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। या तो फिर आपके टीचर खराब हैं जो आपको अनलिमिटेड अनलिमिटेड बोलकर पढ़ा रहे हैं। अनलिमिटेड कुछ नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ थ्योरम्स है, लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूला है, वहीं से सवाल होता है। इसके लिए करना क्या एडवांस मैथ्स के लिए? सबसे पहले पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर लो, और कितने बार? 2 से 4 बार पीवाईक्यू खत्म करो। उसके बाद अगर आपको डर लगता है कि भाई कुछ अलग तरीके का सवाल आ जाएगा, तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है आपको। इन एडवांस मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एनसीईआरटीज की जो किताबें हैं वहां से प्रैक्टिस कर लो। एनसीईआरटी की 2 किताबें आती थी, एक नॉर्मल एनसीईआरटी और एक आता था एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, ठीक है। ये 2 चीजें हैं। लेकिन पहले पीवाईक्यू कर लेना मेरे दोस्त, पहले पीवाईक्यू कर लेना। पीवाईक्यू आपका होता नहीं है, आप इधर उधर जाने लगते हो। पीवाईक्यूज कर लो, एनसीईआरटी नॉर्मल वाली और एग्जाम्पलर वाली कर लो। इसके बाद भी डर लग रहा है और समय बच रहा है, तो जितने आपके मॉक्स हैं, आपके प्राइवेट मॉक्स है, टेक्स्ट बुक है या दूसरा कोई प्राइवेट मॉक्स है, उनको कर लो। कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एडवांस मैथ्स के अंदर। कुछ कैट फैट कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। टेंशन ना लो इस सब चीज का, ठीक है। असली डर यहाँ पे होता है, इसके सवाल होते हैं, बट ये भी आप टैकल कर लोगे अगर आपकी प्रैक्टिस सफिशिएंट है तो। लिमिटेड होता है, कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ज्यादा इसको हवा मत बनाओ एडवांस एडवांस बोल के। मैथ्स ही है बस, ठीक है। 10th तक का मैथ्स है और कुछ नहीं है। चलो अगला क्या है? स्कोरिंग 150 प्लस इन पीवाईक्यू मॉक्स, बट व्हेन इट कम्स टू ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक्स इट गेट्स रिड्यूस टू 130 मार्क्स, प्लीज सजेस्ट व्हाट टू डू। अरे भाई, आप लोगों को मैंने हजारों बार बोल रखा है, एक तो मैं इन प्राइवेट कंपनीज का ठेका नहीं लिया हूँ, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, इररिलेवेंट सवाल डाल रहे हैं, तो मैं क्या करूँ इसका, ठीक है। ये लोग इररिलेवेंट अगर क्वेश्चन डाल रहे हैं, इनका बैंकिंग का धंधा है, अपने बैंकिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पर रिसाइकल करने के लिए डाल देते हैं, तो मैं इसका ठेका क्यों लूँ? मैं क्यों ठेका लूँ? मैंने आपको कभी बोला कि इसके लाइव मॉक्स जाकर के इसको सीरियसली लो? मैंने सीरियसली लेने के लिए कभी नहीं बोला। रही बात, आप फिर यहाँ से 150 और देखो भाई, एक चीज बता लो, एग्जाम क्लस्टर जो है ना, ये चैनल पे मार्क्स पे मैं बात नहीं करता हूँ, ठीक है। आई डोंट टॉक इन मार्क्स, आई टॉक इन परसेंटाइल एंड यू शुड टू, ठीक है। परसेंटाइल पे बात करो, आप परसेंटाइल देखो, जाकर कंपेयर करो। पीवाईपी वाले में कितना परसेंटाइल है, इसमें कितना है, लगभग सेम रहा होगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर बहुत वाइल्ड वेरिएशन है तब दिक्कत है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, मैं इसका ठेका नहीं ले रखा हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आपके जो पीवाईपी वाले मॉक्स हैं, इसके अंदर जैसे ही आप 96 परसेंटाइल क्रॉस करने लग जाओगे, आपका एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे फोकस करो पीवाईपी वाले मॉक्स में। लाइव मॉक्स वगैरह का इतना ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। इसमें क्या होता है नहीं होता है, इसको जस्ट एज अ प्रैक्टिस देने की जरूरत है। इसमें क्या बहुत ज्यादा, क्योंकि ये लोग रेलेवेंट क्वेश्चन डालते नहीं है, ठीक है। ये लोग बस होता है कि थोड़ा मेरे चर्चे में रहे मेरा नाम, इसी के लिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा इसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बहुत अगर आपको समस्या हो रही है, तब भी मैं यही बोलूंगा कि पीवाईपी वाले मॉक में जो सवाल आपके नहीं निकल रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे, जो पैटर्न में आप फंस रहे हो, उनके ऊपर फोकस करो। यहाँ लाइव मॉक्स का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप परसेंटाइल पे फोकस करो, ठीक है। अनदर वन, वही डाउट है, सेम टू सेम। पीवाईक्यू में 150 आता है, लेकिन ऑलिव बोर्ड आरबी मॉक में अंडर 140, वाई? अरे ये इसका जवाब मैं कैसे दूं दोस्त? वाई आपको एनालिसिस करना है ना, पहले इसको तो यहाँ काटो, यहाँ से। इसका ठेका मैंने नहीं लिया है। रही बात आरबीई की, ठीक, तो आरबीई में शुभम सर जो है काफी रेलेवेंट सवाल डालते होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैंने 1-2 दिए भी हैं इनके, ठीक है। तो इसके अंदर होगा क्या, देखो आरबीई का लॉजिक समझो। मैं इसका नहीं जानता भाई, इसका मैं ठेका नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इनका लॉजिक समझो। होता क्या है, अगर जो नॉर्मल आपके पीवाईपी बेस्ड ही सारे आप टेस्ट लगाकर जाओगे, लेकिन एग्जाम के अंदर थोड़ा सा टफनेस बढ़ता है, तो आप फंस सकते हो। इसलिए आरबीई में थोड़ा सा लेवल ऊपर किया हुआ होता है, लेवल ऊपर किया हुआ रहता है, ठीक है। आप इसको नोटिस करना, ऑब्जर्व करना। इसके वजह से आपके मार्क्स जरूर गिर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो, रेगुलर टेस्ट दे रहे हो, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो परसेंटाइल में बहुत वाइल्ड चेंज नहीं आएगा। इसलिए आप फोकस परसेंटाइल पे करो, क्योंकि जो कांस्टेंट पैरामीटर है जो आप जज कर सकते हो वो है परसेंटाइल। यानी आप दूसरों के कंपैरिजन में कितना परफॉर्म कर रहे हो, ये आपको देखना है। परसेंटाइल पे फोकस करो। और अब आरबी जो है, नो डाउट इनका टेस्ट बहुत अच्छा रहता होगा, लेकिन ये क्या है, एक्सट्रीम बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा सा ये एडवांस होता है, थोड़ा सा, ठीक है। यानी थोड़ा सा जो रिपीटर्स हैं या सेकंड टाइमर थर्ड टाइमर है, उनके लिए ज्यादा सुटेबल होता है। तो अगर आप एक्सट्रीम बिगिनर हो, अभी 3-4 महीने शुरू किया है, तो पहले आप पीवाईक्यू मॉक्स में ही ज्यादा लगे रहो, उसके बाद आप आरबीई को दे सकते हो, ठीक है। मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आरबीई देना ही नहीं है या कोई एक्स्ट्रा मॉक देना ही नहीं है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ज्यादा मेन आपका प्रायोरिटी अभी के लिए पीवाईक्यू मॉक्स होना चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे जब हमें पैटर्न का अंदाजा लगेगा, वेंडर चेंज है नहीं है, तब फिर आप दूसरे जगहों पे शिफ्ट कर सकते हो। आरबीई का मॉक्स भी दे रहे हो, नंबर आपके फिर भी ठीक ठाक ही हैं, ठीक है। अगर इस तरह के नंबर भी वहां पे ला रहे हो, ठीक है, बस आप परसेंटाइल पे फोकस करो, ठीक है। अगला क्या है, मैं मेंस मॉक के इंग्लिश सेक्शन में बस 70-90 मार्क्स यहाँ स्कोर कर पाती हूँ, जिसकी वजह से पूरा मॉक खराब हो जाता है, प्लीज गाइड मी। देखो यार, यहाँ पे आपके ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, इस किस सेक्शन में आपके प्रॉब्लम हो रहा है, उस सेक्शन पे थोड़ा
टिक कर मेहनत करो। यानी अगर वोकैब में प्रॉब्लम है तो 10 दिन तक लगातार वोकैब को रट्टा मारो, मेमोराइज करो, और उसके बाद जाकर के आप मेन टेस्ट देने से पहले 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट दो इंग्लिश के सिर्फ, ठीक है। उसके बाद से आपका इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। आप सेक्शन वाइज अटैक करो, आप अटैक नहीं कर रहे हो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी एक सेक्शन को लो और लेकर बैठ जाओ, 10 दिन तक लेकर के बैठ जाओ, आराम से आपका गेन हो जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ो मत, जितना छोड़ते जाओगे उतना आपको लॉन्ग टर्म में ये परेशान करता जाएगा। अगला डाउट है, आखिरी डाउट लेकर के चलो देखते हैं। स्टेनो में मैथ्स ऐड ना हो जाए इस डर से पढ़ाई नहीं हो रही। भाई घर से बाहर निकलो, एक एस्टेरॉइड गिर जाएगा तुम्हारे सर पे, ठीक है, इस डर से पढ़ाई मत करो, ठीक है। बाहर निकलोगे दुनिया में पानी खत्म हो जाए, पानी सूख जाए सारा का सारा, इंडिया पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है ना यार, होने का तो बहुत कुछ हो सकता है, बट आप एक रैशनल अप्रोच के साथ चलते हो ना, आप एक रैशनल माइंडसेट लेकर के और कुछ रैशनल अजम्पशन लेकर के चलते हो। जैसे स्टेनो में इंडिया में बहुत सारे एग्जाम से ज्यादातर एग्जाम्स में मैथ्स नहीं पूछा जाता है, ठीक है। एसएससी में बहुत लंबे समय से एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में मैथ्स नहीं पूछा गया है, तो आगे चल के अगर वेंडर भी सिर्फ चेंज होता है तो इस पैटर्न को चेंज करने का मतलब नहीं बनता है। तो इसके डर से अगर आप पढ़ाई ही छोड़ दोगे तो आप मूर्ख हो, आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो, और इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होता जो अपना टाइम वेस्ट करता है दूसरी चीजों में। तो ये मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जीके, इंग्लिश और रीजनिंग इसकी तैयारी करो, साथ में अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी करो। बाकी ऐसे इररेशनल चीजों के बारे में टेंशन लेने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो इसके लिए टाइम वेस्ट मत करो। जीके, इंग्लिश, रीजनिंग यही आपका पैटर्न है, इसको लेकर के चलो, फालतू चीजों के बारे में टेंशन नहीं लेनी है।